आज की क्लास में देखिए हम लोग जो अपना क्यूएसबी है या जिसको आप लोग एस्टिमेटिंग एंड कॉस्टिंग कहते हैं उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और प्रीवियस ईयर पेपर देखेंगे, ठीक है ना। अब एक चीज यहाँ पर ध्यान दीजिएगा जरा, चाहूं तो मैं कुछ क्वेश्चन खुद से बना के भी आपको सॉल्व करा सकता हूं, बट एक चीज जान लीजिए, खुद ही बॉल फेंकना, खुद ही बैट चलाना मजा नहीं आएगा। थोड़ा मैटर समझ रहे हैं ना। खिलाड़ी हमेशा वो अच्छा होता है जो अटैकर किसी और को रखे। तो हमेशा एक चीज जान लीजिएगा, मैं खुद से पेपर सेट कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं, कर भी दूंगा। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि हम देखें कि एग्जामिनर कैसा पूछता है, उसके दिमाग में क्या आता है। क्योंकि मैं जब क्वेश्चन सेट करूंगा तो काफी ठीक क्वेश्चन सेट करूंगा, लैंग्वेज अच्छी रखूंगा ताकि आपको समझ में आए। लेकिन जब एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो वो ये सोच के नहीं बनाता है, वो आपकी सोच को ज्यादा नहीं सोचता है, तो फिर आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता है क्वेश्चन को समझने में। देखिए ज्यादातर यदि क्वेश्चन ठीक से समझ में आ रहा है कि क्या कह रहा है, हम आंसर लिख देते हैं। लेकिन ऐसी स्थिति में जब क्वेश्चन ठीक से समझ में ना आ रहा हो तो क्वेश्चन को समझना ये एक खेल हो जाता है। डेटा में गड़बड़ी होना जो कि पेपर में होता है, तो वास्तविक पेपर इतना अच्छा नहीं होता है जितना हम बना देंगे। तो आप थोड़े खराब पेपर को भी देखना सीखिए, समझना सीखिए, क्योंकि एग्जाम में तो वैसे ही आना है, ठीक है। तो हम लोग एक एक्चुअल पेपर देखते हैं कि या मॉडल पेपर देखते हैं जो किसी दूसरे के द्वारा सेट किया गया है, और उसमें देखते हैं कि क्या क्या आया हुआ है। मैं सेट करूंगा, मेरे ही दिमाग तक आप सीमित रह जाएंगे। जब दूसरा कोई सेट करेगा तो फिर लगाओ भाई। आप छोटा भाई अगर बॉल फेंकेगा तब तो खुद ही छक्का मारे थे बचपन में हम लोग, छोटे भाई से बॉलिंग करा के खूब छक्का मारे थे। तो वो यहाँ नहीं करना हम लोगों को, ठीक है ना। तो हम लोग को करना क्या है, यहाँ पे अपना वही पुराना चीज पेपर देखना है और देखें वो लोग क्या कहते हैं, उस पेपर को उसके हिसाब से सॉल्व करेंगे। चलिए सबसे पहले देखते हैं हम लोग पेपर में क्या कहता है। तो देखिए सबसे पहले, तो अब देखिए मुद्दा, सबसे पहले पेपर मॉडल में मैंने एक पेपर लिया आपके सामने, और इसमें देखिए क्या पूछा गया है, वन बाय वन उसको सॉल्व करते जाएंगे, देखते जाएंगे, समझते भी जाएंगे। मैं इसमें जो गलतियां रहेंगी वो भी आपको बताता जाऊंगा, केवल ये नहीं कि इसको जो लिखा है वो बताऊंगा। जो सही लिखा है ठीक है, गलत लिखा है तो मैं सॉल्व कराऊंगा। समझ में आ गई बात। तो चलिए आइए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने क्या कह रहा है, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा सबसे पहला क्वेश्चन कि देखिए नोट सभी प्रश्नों को हल करें। प्राकलन क्या है तथा प्राकलन के उद्देश्य बताइए। प्राकलन क्या है और प्राकलन के उद्देश्य बताइए। तो प्राकलन मतलब होता है, जो लोग इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो पूछ रहा है एस्टिमेट क्या है। एस्टिमेट क्या है और इसके ऑब्जेक्ट बताइए, क्या इसका उद्देश्य है। दो चीजें बताइए, यानी व्हाट इज एस्टिमेट एंड व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ एस्टिमेट, ठीक है ना। क्वेश्चन बोला गया, आंसर देखते हैं क्या है। प्राकलन एक पूर्वानुमान है, ठीक है, अंदाजा है जो सही सही और अधिकतम शुद्धता से लगाया जाना चाहिए। पूर्व अनुमान में निर्माण में सामग्री की लागत, ढुलाई व्यय, श्रमिक मजदूरी, पाड़ व फर्माबंदी, औजार मशीनों का किराया, पर्यवेक्षण चार्ज यानी सुपरविजन चार्ज, निर्माण एजेंसी यानी ठेकेदार का व्यवहारिक लाभांश इत्यादि सभी संभावित व्यय जोड़ा जाता है। यही चीज तो होता है। यह वास्तविक निर्माण लागत का ज्ञान तो कराता है, परंतु यह कार्य की वास्तविक लागत नहीं होती। इट इज नॉट एक्चुअल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्क। ये लगभग अनुमान लगवा देता है किसका, वास्तविक काम का, लेकिन ये एक्चुअली वास्तविक काम होता नहीं है, बिल्कुल ठीक है ना। तो अब यहाँ बात करें, वास्तविक लागत तो तभी ज्ञात हो पाती है जब निर्माण कार्य मौके पर पूरा हो जाए। जब काम पूरा होगा तभी उसका एक्चुअल कॉस्ट निकल सकता है। लेकिन इसको कह सकते हैं कि इट इज मोस्ट प्रोबेबल कॉस्ट। सबसे ज्यादा संभावित कॉस्ट जो है, संभावित लागत जो है वो इसके द्वारा बताई जा सकती है, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके उद्देश्य क्या है, उद्देश्य बहुत सारे हो सकते हैं। आपको पूर्वानुमान लगाने के बहुत सारे उद्देश्य हो सकते हैं। कई बार तो बनी बनाई बिल्डिंग का मूल्यांकन तक किया जाता है कुछ उद्देश्यों की वजह से। तो एक चीज जानिएगा, जब इसके बात करेंगे कि इसके क्या उद्देश्य है एस्टिमेट के, तो पहली चीज है परिव्यय। परिव्यय का मतलब होता है खर्चे। एस्टिमेट तैयार करके नए निर्माण या मरम्मती कार्य पर होने वाले खर्च का पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है और सरकारी बजट में आवश्यक धनराशि की व्यवस्था की जाती है। सरकारी बजट में ही नहीं, अपने भी बजट में, मतलब सरकार अगर कोई काम करा रही है तो वो एस्टिमेट कराती है ताकि क्या हो जाए, सॉल्व हो पाए चीजें। और यदि हम खुद करा रहे हैं तब भी हम एस्टिमेट कराते हैं ताकि हम उसके लिए तैयार हो पाए, बजट हम अपना बना पाए, तभी उसमें हाथ लगाएं। यदि एस्टिमेट पहले बनवा लेंगे तो कम से कम पता तो रहेगा कि कितना खर्चा लगने वाला है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहेंगे हम लोग, ठीक है। पहला चीज खर्चा पता चल जाता है। दूसरा चीज सामग्री, औजार, यंत्र, श्रमिक व समय। यानी हमें जो बनवाना है, हम सोच रहे थे यार 1 महीने का काम है, हो जाएगा, लग गया 2.5 महीने। ऐसा ऐसा काम देखे होंगे आपके घर में, छोटा सा काम में हाथ लगाया और काम खिंचता बहुत लंबा चला गया, ठीक है। तो ये इन सब चीजों का आइडिया लगाने के लिए ही क्या होता है,
सामग्री कौन कौन सी लगेगी, कहेंगे सर पैसा जब जोड़ लिए तो सामग्री जोड़ने से क्या मतलब, कई बार ऐसा होता है कि जिन चीजों को आप जहां बनवाना चाह रहे हैं वहां पर उसकी उपलब्धता नहीं है, तो सामग्री औजार यंत्र, मान लीजिए किसी ऐसी जगह पर आप काम लगवा रहे हैं जहां खुदाई करने वाला इंस्ट्रूमेंट नहीं पहुंच पा रहा है, तो फिर आपका जो पैसा था वो आप धरा का धरा रह जाएगा, काम नहीं आएगा। यानी वहां पर लगने वाली सामग्री, औजार यंत्र, श्रमिक और समय, जो लोग पढ़े हों अभी तक क्लास, नहीं पढ़े हों, और एक चीज ध्यान रखिएगा, क्यूएसबी का एक मैराथन क्लास आपको मिल जाएगा जिसमें पूरा शुरू से अंत तक एक बार ओवरव्यू दिया गया है पूरी चीजों का, मतलब उसमें सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट का, फॉर्मूले वगैरह का ओवरव्यू। देखिए आज का जो पेपर होगा ना जो एग्जाम में, वो थ्योरी बेस्ड ज्यादा है, और मैं इसको थ्योरी बेस्ड ही कराना चाहता हूं। क्यों? क्योंकि देखिए मेरा अप्रोच जो रहता है जब मैं क्लास में पढ़ाता हूं आपको, तो मैं ज्यादातर इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल टाइप के जो टिपिकल चीजें उनको समझाने पर जोर देता हूं, जबकि एग्जाम में उतना कठिन आता नहीं, एग्जाम में सिंपल थ्योरेटिकल चीजें आती हैं। तो आप एक बार इस पेपर को देखिए कि एग्जाम में क्या आता है, ताकि आपको आइडिया भी लग जाए कि क्या आपने जो पढ़ा है वो गलत तो नहीं पढ़ लिया कुछ, इन चीजों के लिए मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो ये जान लीजिएगा। प्राकलन निर्माण से निर्माण, जानते हैं एक क्वेश्चन इसमें दिया नहीं है, नहीं तो शुरू में सबसे पहले मालूम है क्या देता है क्वेश्चन में, इसको ध्यान से सब लोग सुनिएगा, बार बार बोलता है, एक क्वेश्चन बार बार आएगा आपके सामने, क्या आता है कि आपको दे देगा कोई आइटम, इधर बोलेगा उसका यूनिट, और इसका बोलता है यहाँ पे पेमेंट, तीन चीजों को दिखाने के लिए क्वेश्चन बार बार आता है, ठीक है ना। कैसे? जैसे बोल दिया यहाँ पे आरसीसी, आरसीसी का मतलब हुआ वो बता देगा, आइटम वो बताएगा आरसीसी है, फिर बोलेगा मान लीजिए आपसे बोल दिया स्कर्टिंग, ठीक है, उसके बाद आपका बोल दिया कॉर्नेस, तो ये सब चीजें वो बताएगा कि क्या है। तो स्कर्टिंग क्या हो, आरसीसी क्या होती है, आरसीसी को किस में मापते हैं, उसकी यूनिट किस में लेते हैं, क्यूबिक मीटर में, उसका पेमेंट पर क्यूबिक मीटर में होता है। तो इस टाइप से आपको चीजें बताने के लिए दिया जाता है। तो ये याद करने वाला सीन है, इसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें आपके जो किताब में जो है ना बहुत सारा लंबा 4-5 पेज का लिस्ट दिया होगा, उसको याद ही करना पड़ता है, लेकिन मोटा मोटा समझने भर की चीजें मैंने बताई थी कि जो वॉल्यूम में हो उसको क्यूबिक मीटर में, जो एरिया में उसको स्क्वायर मीटर में, और जो तौलने वाला हो उसको, कुछ चीजों अपवादित होती हैं जो समझ में नहीं आती क्या है, तो आपको कुछ चीजें तो याद करनी ही पड़ेंगी इसमें। तो आप ये जान लीजिए, जैसे स्कर्टिंग क्या होता है आप जानते ही नहीं है यदि आप, तो जो आपके घरों के नीचे देखे होंगे, घर के नीचे जो है कमरे के अंदर ना एक नीचे जाकर के पानी वगैरह दीवार में न जाए, इसके लिए सीमेंट का एक लेयर, मतलब मसाले का एक लेयर बाहर निकाल लेता है, मतलब दीवार से थोड़ा बाहर, मतलब रूम के चारों तरफ जमीन पे, जमीनी लेवल पे रूम के चारों तरफ जो है थोड़ा थोड़ा दीवार को बाहर निकाला गया रहता है, और उस पर चिकना सीमेंट मारा गया होता है ताकि पानी वगैरह लगने पर सरक जाए, उसको बोलते हैं स्कर्टिंग। अब बाथरूम में जो लगा रहता है, टाइल्स लगाया जाता है बाथरूम में चारों तरफ, दीवालों पर भी, क्योंकि दीवालों में नमी ले जाए, तो उसको बोलते हैं डैडो, ठीक है। दोनों का फंक्शन एक ही होता है। आप कमरे में सफाई वगैरह, बाथरूम में खड़े होकर आप नहा रहे हैं तो उस वजह से ज्यादा ऊंचाई तक पानी जाता है, इस वजह से डैडो की ऊंचाई जो है 1.67 मीटर से कम कभी भी नहीं रखी जाती, ठीक है। तो ये समझ गए आप कि ये आइटम, उसका यूनिट और उसका पेमेंट, इससे जुड़े हुए क्वेश्चन हमेशा पहले नंबर पे यही क्वेश्चन आता था, और एक एक नंबर में एक एक का बताना पड़ता था आपको। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि कोई आइटम कितने किसमें मापा जाता है और उसका भुगतान की इकाई क्या होती है, ये चीज आपको बतानी पड़ती है, ठीक है। तो आप पेपर में हमने देखा कि भाई, अब मैं इसको झटके में आपको बता दूं, ये जो मॉडल पेपर है इसको डाउनलोड करने के लिए आप सिविल टेक सॉल्यूशन का एंड्रॉइड ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री स्टडी मटेरियल में आपको मिल जाएगा, ठीक है। आप जब एस्टिमेट किए तो आपने खर्चे का पता लगा लिया, आपने सामग्री, औजार और श्रमिक और समय कितना लगेगा इसका भी अंदाजा लगा लेंगे आप। उसके बाद काम की विशिष्टियां, यानी आप एक चीज जान लीजिएगा कि जब एस्टिमेट करेंगे आप लोग तो काम में जो विशिष्टियां प्रयोग होंगी, स्पेसिफिकेशन जो यूज होंगी, उनका भी आइडिया लग जाता है प्राकलन से कि आप कैसा काम करवाना चाहते हैं। सॉरी माफी चाहूंगा। तो मैं कहा था, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे इसकी कि ठीक है, जो बात सुन लिए, समझ लिए आप चीजों को। अब देखिए, अब हम लोग बात करते हैं कि विशिष्टियों के साथ साथ इस विशिष्टियों का अनुमान लगेगा कि प्राकलन के उद्देश्य में कि आप काम कैसा कर रहे हैं, उस पर भी विशिष्टियों का भी अंदाजा लगा लेंगे आप। कार्य की प्रगति, यानी काम का प्रोग्रेस, काम टाइम से हो रहा है कि नहीं हो रहा, उसको कहते हैं कार्य की प्रगति, ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं प्रोग्रेस के साथ साथ निविदाएं यानी टेंडर। मान लीजिए आपको
काम कोई करवाना है इस टाइप से, मतलब जो आपका प्रोजेक्ट है उसका अगर एस्टिमेट आप बनाए रहेंगे कि लगभग कितना काम इसमें है, तो उस एस्टिमेट के बेस पे ही आप टेंडर इनवाइट कर सकते हैं। अब जिनको ये नहीं पता कि टेंडर इनविटेशन क्या होता है वो लोग जान लें। जैसे कोई काम हमें करवाना है तो हम उस काम के लिए इनवाइट करते हैं ठेकेदारों को कि भैया तुम करोगे, कौन करना चाहेगा, क्योंकि ठेकेदारों को उसमें फायदा होता है, प्रॉफिट होता है, इसलिए बहुत सारे लोग उसको अप्लाई करते हैं। तो जब तक हमको यही नहीं पता रहेगा कि मेरे काम की नियर अबाउट कॉस्ट क्या होगी, तब तक मान लीजिए हमारा काम है 20 करोड़ का और उसके बाद इनवाइट किए टेंडर जब, तो 2 लाख 5 लाख वाले ठेकेदार भी अप्लाई कर दिए उसको जिनकी क्षमता नहीं थी। तो काम का पूर्वानुमान लगाना जरूरी है ताकि टेंडर भी इनवाइट कर पाए। उसके साथ भुगतान का आधार, मतलब यदि काम का पहले से एस्टिमेट है तो समय के साथ आप पेमेंट भी करते चलेंगे। जैसे मान लीजिए काम का कुछ पोर्शन पूरा हुआ तो आप पेमेंट, पूरा काम का पेमेंट एक साथ तो होता नहीं है। मान लीजिए आप पेमेंट कर रहे हैं तो आप किसी भी चीज को पेमेंट तभी करेंगे जब कुछ परसेंट उस काम का क्या हो जाए, होता रहे। तो अगली चीज क्या है इसका उद्देश्य, संपत्ति का मूल्यांकन व बंधकता। यानी यदि आप एस्टिमेट करेंगे तो किसी किसी बनी बनाई संपत्ति का एस्टिमेट करेंगे। एस्टिमेट देखिए वैसे तो पूर्वानुमान है, लेकिन किसी बनी बनाई संपत्ति में वो मूल्यांकन का काम करता है। तो एस्टिमेट मूल्यांकन में सहायक हो जाता है। मूल्यांकन मतलब होता है किसी चीज की वैल्यू डिसाइड करना, वो जो चीज है उसकी एग्जिस्टिंग चीज की वैल्यू डिसाइड करना, जबकि एस्टिमेट अलग है। एस्टिमेट जो चीज बनने वाली है उसकी, एस्टिमेट हेल्प्स अस टू वैल्यूएट अ बॉडी। बात समझ आ रही है ना, ये इसका उद्देश्य हुआ। तो इतने सारे उद्देश्य आपको दिए गए हैं, इनको आप पूरा देख लेंगे। और मैं एक चीज बता दूं आपको, केवल इतने पेपर भर के, 2 पेपर का आप रिवीजन करके जाइए, देखिए तो आपका एग्जाम कैसे खराब होता है। देखिए तो जरा एग्जाम कैसे खराब होता है। मैं एक चीज बता दूं, अंतर क्या होता है ये शॉर्ट टर्म और पूरा डिटेल कोर्स पढ़ने में। डिटेल को पास इससे हो जाएंगे, आप एग्जाम पास हो जाएंगे, लेकिन डिटेल कोर्स में जानते हैं क्या होता है, वही बाद में जब भविष्य में जाएंगे तब आपको ये लगेगा कि उन चीजों की गहराइयों को हमने नहीं समझा। तो इसमें एग्जाम पास होने भर की पर्याप्त चीजें हैं, जो बात की गहराइयों को समझने वाला केस है उसके लिए भाई डिटेल कोर्स है जो एप्लीकेशन पर है। ठीक है, अब बात करते हैं आगे की क्या कहानी है। आगे कह रहा है यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन, उसका तो बोल दिया कि प्राक्कलन क्या है और उसके उद्देश्य हमने बता दिया। दूसरा, पहले का ही दूसरा क्वेश्चन जो कह रहा है वो क्या कह रहा है, बड़ा अच्छे से समझिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि आप बताइए कि निम्न में से किन्हीं 5 पर टिप्पणी, स्थल प्लान, सर्विस प्लान, फर्श क्षेत्रफल, कारपेट क्षेत्रफल, वास्तविक लागत, ऊपरी खर्चे। एक एक को मैं बताते चलता हूं, इसमें लिखा भी होगा। मैं बार बार रिकमेंड करूंगा कि इसका पीडीएफ एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा, चाहे आप एप्लीकेशन पर क्लास कर रहे हो चाहे आप एप्लीकेशन पर क्लास नहीं कर रहे हो। दोनों ही केस में आपको एक पीडीएफ एक बार रिवीजन करना है। एग्जाम के पहले 2-3 पीडीएफ जो भी मैं कराऊं करना। कह रहा साइट प्लान क्या होता है। साइट प्लान जानते हैं क्या होता है? जैसे आप कोई बिल्डिंग आपको बनवानी है, उसका नक्शा बनवाना है, तो आप कहेंगे कि सर मेरा एक मैप बना दीजिए। बहुत लोग बनवाते हैं, बनाता हूं मैं। तो मैं उनसे सबसे पहले क्या मांगता हूं कि भैया जहां आपकी जमीन है उसके अगल बगल क्या क्या चीजें हैं उसका तो नक्शा हमको पहले भेजिए। जैसे कि सड़क किस दिशा में, आपका दरवाजा किस तरफ खुलता है, मतलब आपका जो मेन गेट है वो किस दिशा में है, नॉर्थ बताइए। उस जगह का एक प्लान दीजिए ताकि मैं उस जगह पर सुटेबल नक्शा बना सकूं। अब आप हमको जगह नहीं का नक्शा नहीं देंगे, सर 40 बाई 40 में मेरा घर बना दीजिए। लो भैया बना दिए 40 बाई 40 में तुम्हारा घर। पता चला तुम्हारा साउथ फेसिंग था, हमने नॉर्थ फेसिंग बनाया हुआ है, तो तुम उसका लोकेशन दो। फिर साइड वाले में हमने बताया कि एक खिड़की बड़ी शानदार खुलेगी। भैया खिड़की खोलने के लिए जगह ही नहीं क्योंकि दोनों तरफ मकान है। तो हमें उस जगह का एक साइट प्लान चाहिए होता है। साइट प्लान किसी प्लेस का प्लान होता है जो उस जगह की सारी जानकारी देता है कि उसके अगल बगल क्या है और वो कैसा जगह है। तो फिर हमें नक्शा बनाने में क्या मिलती है, मदद मिलती है। और उसके साथ साथ हमें ये भी पता चलता है, अगर बड़ा है नक्शा बनाने में तो मदद करता है, साथ साथ में हम लोग जब नक्शे में काम शुरू करेंगे तो मटेरियल कहाँ इकट्ठा करेंगे, हैंडपंप टेम्पोरली कहाँ धसाएंगे ताकि पानी मिल जाए, मजदूरों को रहने वाली झुग्गी झोपड़ी कहाँ बनेगी। एक बड़े से प्रोजेक्ट पर ना, हम घर की बात केवल नहीं कर रहे हैं, एक बड़ा ब्रिज बनाया जाना है तो ब्रिज बनाने के पहले वहां का साइट प्लान लिया जाता है ताकि साइट प्लान पे मटेरियल की स्टोरिंग मतलब मटेरियल आया, छड़ गिट्टी बालू गिरेगा तो कहाँ गिराया जाएगा, उस साइट का प्लान पर सब कुछ डिसाइड होता है कि यहाँ गिट्टी बालू रखाएगा क्योंकि यहाँ से ले जाना आसान है, यहाँ पे काम ऐसे पहले यहाँ से शुरू होगा तो इस जगह पे ये चीज चाहिए, कोई बड़ी मशीन उठा के रखनी है तो यहाँ लाओ। ये चीजों को दर्शाने के लिए जो प्लान बनता है
उसको हम लोग कहते हैं साइट प्लान या स्थल प्लान। सर्विस प्लान क्या होता है, भवन के अंदर या जो भी आपका बिल्डिंग वगैरह है किसी भी टाइप की, जैसे कोई बड़ा हॉस्पिटल है, कोई बड़ा बिल्डिंग है, छोटा ही घर हो, उसमें सर्विस की चीजें होती है कि नहीं, जैसे बिजली है और पानी है और ड्रेनेज है, ये चीजें आती हैं सर्विस के अंतर्गत। सर्विस में बिजली पानी ड्रेनेज का मतलब क्या हुआ, यदि बिजली का पूरा तार वगैरह दौड़ाना है तो अंदर पाइप वगैरह डाली जाती है। तो आप सुने होंगे इलेक्ट्रिसिटी का प्लान अलग बनता है, मतलब आपकी बिल्डिंग का पूरा प्लान बना, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी का प्लान बनता है। इलेक्ट्रिसिटी का प्लान का मतलब होता है कि आप मान लीजिए इस टाइप से पूरा बिल्डिंग का छत वगैरह है, उसमें कहाँ कहाँ पाइप दौड़ाई जाएगी इलेक्ट्रिसिटी वाली, उनका भी प्लान बनता है। यहाँ से दौड़ाओगे तो ये आसान रहेगा, यहाँ डक्ट रहेगा, उसको कहते हैं सर्विस प्लान। सर्विस प्लान में बिजली की जो वायरिंग होती है, पाइप सप्लाई और ड्रेनेज, इन तीनों का प्लान जो होता है उस प्लान को कहते हैं सर्विस प्लान। फर्श क्षेत्रफल, फ्लोर एरिया क्या होता है, फ्लोर एरिया का मतलब आप जानते हैं कि आपका एक बड़ा सा प्लॉट है, उसको प्लॉट एरिया कहते हैं। प्लॉट एरिया में कुछ हिस्से पर घर बनाते हैं, बाकी खाली छोड़ते हैं, तो जिस हिस्से पे घर बनता है उसको बिल्टअप एरिया कहते हैं। बिल्टअप एरिया के अंदर यदि आंगन को निकाल दें आप, तो जो बचेगा वो प्लिंथ एरिया हुआ। प्लिंथ एरिया में से दीवारों का क्षेत्रफल घटा देंगे तो फ्लोर एरिया हुआ। फ्लोर एरिया में से सर्विस एरिया हटा देंगे तो कारपेट एरिया हुआ। मैंने सब एक साथ बोल दिया, सब एक साथ मैंने बोल दिया। फ्लोर एरिया में से लास्ट में जो दीवालों का क्षेत्रफल, सॉरी सर्विस एरिया हटा देंगे तो आपका क्या बचेगा, कारपेट एरिया बचेगा। बात समझ आ रही ना। तो ये मैंने सभी तरह के क्षेत्रफल आपको बताए, बहुत कम शब्दों में बताया हूं, लेकिन आसान नहीं है ये सब। खैर मैंने उन क्लासेस में भी डिस्कस किया मेन वाली में, लेकिन आप ध्यान से सुन रहे होंगे तो क्लियर हो जाएगा। उसके बाद आता है वास्तविक लागत। किसी काम को करने में कुल जितना खर्चा आया काम खत्म होने के बाद, उसको वास्तविक लागत कहते हैं। जबकि अनुमानित लागत एस्टिमेट के आधार पर ज्ञात की जा सकती है। अनुमानित लागत एस्टिमेट के आधार पर ज्ञात की जाती है, जबकि वास्तविक लागत काम खत्म होने के बाद ही निकल के आ सकता है। ठीक है, आगे है ये सब बताया हुआ है। ऊपरी खर्चे, लास्ट चीज है ऊपरी खर्चे। ऊपरी खर्चे क्या होता है, किसी कंस्ट्रक्शन काम में जो निर्माण और मजदूरी के अलावा जो खर्चे लगते हैं उनको ऊपरी खर्चे बोलते हैं। ये कहाँ पे आ जाते हैं, जिनमें कंटेंजेंसीज हैं। कंटेंजेंसीज मतलब आपके फुटकर खर्चे किस में आते हैं, ऊपरी खर्चे हैं। पानी का खर्चा किस में आता है, ऊपरी खर्चा है। कॉन्ट्रैक्टर्स प्रॉफिट किस में आता है, ऊपरी खर्चा है। मतलब जो सामान और मजदूरी के अलावा अन्य चीजें खर्चे हों। कंटेंजेंसीज मतलब होता है फुटकर खर्चे, यानी कोई साइट पर किसी को कोई आया विजिट पर चाय पानी कराने में, किसी को चोट लग गई, कोई सामान अचानक से टूट गया, तो इन सब में छोटे मोटे जो खर्चे होते हैं उनको ऊपरी खर्चे बोलते हैं, फुटकर खर्चे बोलते हैं। तो फुटकर खर्चे ऊपरी खर्चे का हिस्सा है। इसी तरीके से जो कंट्रैक्टर 10% ले जाता है वो ऊपरी खर्चे में आ जाएगा। 1.5% तक पानी का चार्ज आता है, ऊपरी खर्चे में आ जाता है। ये डायरेक्टली इन्वॉल्व कॉस्ट नहीं होती हैं। बात समझ आ रही ना, ऊपरी खर्चे में इनको काउंट किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा डिपार्टमेंटल चार्जेस होते हैं, इसके अलावा वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट होता है, ये भी ऊपरी खर्चे में ही आते हैं। वर्क चार्ज एस्टेब्लिशमेंट यानी कार्य प्रभारित स्थापना ऊपरी खर्चे का हिस्सा होती है। तो वो सब चीजों के बारे में बात करेंगे। देखिए यहाँ पर बताया गया है पूरा कारपेट एरिया, फर्श एरिया, यहाँ पे कारपेट एरिया भी बोला गया। तो देखिए फर्श के क्षेत्रफल में से निम्न का क्षेत्रफल घटाने पर, निम्न मतलब सर्विस, सर्विस मतलब आने जाने का, बरामदा हुआ, भीतरी प्रचलन मतलब कोई कॉरिडोर वगैरह, गैलरी हुआ, पोर्च हुआ, प्रवेश हाल, जीना, मम्टी, किचन, पेंट्री, स्टोर, ये सब सर्विस ही तो है। नहाना धोना आपको सेवा के लिए तो काम आ रहा है। तो जितना भी फ्लोर एरिया है उसमें से जितना, ये सब सर्विस एरिया है, ये सब सर्विस एरिया है। ये सब घटा देंगे तो जो बचेगा वो कारपेट एरिया बचता है। बात समझ रहे ना, कारपेट एरिया वो जिस पर कारपेट बिछाया जा सके। कारपेट बाथरूम में नहीं बिछाएंगे ना, गैलरी में नहीं बिछाएंगे ना, कारपेट तो रूम में ही बिछेगा। तो ज्यादातर सर्विस एरिया को हटा देने पर फ्लोर एरिया में से, और वो सर्विस एरिया में ये सब है, बरामदा है, प्रचलन, क्षेत्रफल, पोर्च, प्रवेश हाल, जीना मतलब सीढ़ी, ममटी, किचन, ये सब सर्विस एरिया में। इसके अलावा वास्तविक लागत क्या होती है, एक्चुअल कास्ट। प्राक्कलन द्वारा परियोजना की जो लागत ज्ञात होती है वो संभावित व अनुमानित लागत होती है। एस्टिमेशन से जो लागत निकलती है वो संभावित व अनुमानित होती है, वास्तविक लागत नहीं। परियोजना की वास्तविक लागत तो निर्माण कार्य के पूर्ण हो जाने पर। ये जो मैं बोला हूं वही लिखा है, यू जस्ट हैव टू हैव अ लुक ऑन इट। एक बार केवल इस पर नजर दौड़ा लेनी है, ऑल विल बी ओके। ऊपरी खर्चे क्या होते हैं, ऊपरी खर्चे क्या होते हैं देख लीजिएगा जरा। ऊपरी खर्चे
निर्माण की प्रगति बनाए रखने के लिए निर्माण काल के दौरान कुछ ऐसे खर्चे भी आ जाते हैं जिनका प्राकलन में प्रावधान नहीं होता। निर्माण स्थल पर दुर्घटना, बाढ़, आग से क्षति, श्रमिकों का हड़ताल पर चले जाना इत्यादि कुछ ऐसी स्थितियां हैं जिन्हें हस्तांतरण के लिए परियोजना पर अतिरिक्त वित्तीय भार आ जाता है। फुटकर खर्चे, ऊपरी खर्चे कुल खर्चों के लगभग ज्यादा आ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्थिति में। कई बार तो ओवरहेड कॉस्ट में अगर एक साथ तो नहीं, लेकिन केवल इसमें एक भाग कंटेंजेंसी जाता है जो 3 से 5% तक होता है, 3 से 5%। इसके अलावा अन्य और खर्चे हों तो उनको भी ऊपरी खर्चे में ही शामिल किया जाता है। ये कंटेंजेंसीज का बोला, ओवरहेड कॉस्ट का नहीं। ओवरहेड कॉस्ट अलग चीज है, 20% तक आ जाती है ओवरहेड कॉस्ट कई बार, ठीक है। तो सील, अब आगे हमसे पूछा अगला क्वेश्चन, दूसरा है, पहले में जो था वो बता दिया। दूसरा पूछा है सील रोक रद्दा पर टिप्पणी लिखिए, यानी राइट शॉर्ट नोट या राइट नोट ऑन डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स। राइट नोट ऑन डैम प्रूफ कोर्स, इसमें क्या है, डैम प्रूफ कोर्स पर एक टिप्पणी लिखनी है। क्या आप डैम प्रूफ कोर्स के बारे में नहीं पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं तो सुन लीजिए। जमीन से या छत से आ रही सीलन को, पानी की वजह से जो नमी आ रही है उसको ब्लॉक करने के लिए जो लेयर लगाई जाती है उसको डैम प्रूफ कोर्स कहते हैं। हालांकि पढ़ाते समय मैंने इनका कैलकुलेशन और इसमें लगने वाले पदार्थों के आधार पर इसका एनालिसिस ऑफ रेट तक भी निकलवाया है, लेकिन जो लोग थ्योरेटिकली नहीं जानते हैं तो एक तरह का बैरियर होता है, एक तरह का अवरोध होता है नमी के रास्ते में। फाउंडेशन ऊपर आई, प्लिंथ लेवल पर डीपीसी बिछाया जाता है ताकि जो केशिका क्रिया के द्वारा, जैसे फाउंडेशन में केशिकी क्रिया द्वारा जो पानी ऊपर चढ़ रहा है वो पानी क्या हो जाए, ब्लॉक कर दे, ऊपर चढ़ने ही ना पाए दीवार तक। यानी दीवालों के ठीक नीचे प्लिंथ लेवल पर, कुर्सी तल पर एक लेयर बनाई जाती है जो नमी के रास्ते में अवरोध का काम करती है। इसको हम लोग डैम प्रूफ कोर्स या सील रोक रद्दा कहते हैं। इसकी मोटाई लगभग 25 से 40 मिलीमीटर और M20 ग्रेड से कम की कंक्रीट इसमें नहीं ली जाती है, यानी 1, 1.5, 3 की। कई जगह पर आपको 1, 2, 4 देखा हुआ भी मिलेगा, बट आप हमेशा 1, 1.5, 3 की कंक्रीट यूज करिएगा। M20 से कम ग्रेड की कंक्रीट नहीं यूज की जाएगी। किसमें? डीपीसी के लिए। मोटी कंक्रीट हो तो हल्की यूज की जा सकती है। इसके ऊपर 1.7 kg प्रति स्क्वायर मीटर की दर से बिटुमिन का लेप किया जाएगा। मतलब मान लीजिए 1.7 kg प्रति वर्ग मीटर की दर से इस पर बालू की छिड़काई की जाती है, जबकि गर्म बिटुमिन का कोट जो किया जाता है ना, मतलब जैसे कंक्रीट आपने बिछा दिया, पूरा कंक्रीट का ही डीपीसी बनता है, डीपीसी अन्य चीजों का भी बनता है, बट हम यहाँ कंक्रीट वाले डीपीसी की बात कर रहे हैं। तो हम लोग करते क्या है कि जैसे दीवार इतनी मोटी है पूरी बाउंड्री वाली जिसमें से नमी चढ़ेगी जमीन से, तो उस बाउंड्री पर हम लोग पूरा ऐसे चौड़ाई में चारों तरफ से बिछा देंगे क्या, कंक्रीट, और कंक्रीट के ऊपर हम लोग कोलतार का पूरा लेप कर देंगे, और कोलतार यानी बिटुमिन का, उसके ऊपर मोटी बालू छिड़क देंगे ताकि पूरा ब्लॉकेज बन जाए। किसका? मतलब नमी का, नमी उसके ऊपर जा ही ना पाए, ठीक है। उसके यही चीजों के बारे में बताया गया है। और उसके बाद इसमें कई बार हम लोग वाटर प्रूफिंग एजेंट्स भी मिला देते हैं, ये सब चीजों का हम लोग मिला देते हैं इसके अंदर। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामग्री की गणना करें, और सामग्री मतलब दूसरा का ब पूछ रहा है, यानी सेकंड क्वेश्चन ऑफ सेकंड, यानी 40 मिलीमीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट की परत के लिए, 40 मिलीमीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट की परत है, उसके लिए सामग्री की गणना करें। कितने स्क्वायर मीटर में ये नहीं दिया। देखिए 40 मिलीमीटर मोटा फैलाना है, उसमें कितना सामान लगेगा, अरे कितना फैलाना है, कितने एरिया पे, तो एरिया जब न दिया गया रहे ना तो 100 स्क्वायर मीटर, और वैल्यूम न दिया गया तो 10 क्यूबिक मीटर। यदि आपको एरिया और वैल्यूम किसी सामग्री के लिए नहीं दिया है तो जब वैल्यूम की बात हो तो 10 क्यूबिक मीटर, जब एरिया की बात हो तो 100 स्क्वायर मीटर एरिया लेके कैलकुलेशन किया कीजिए। यानी 1, 2, 4 की परत अगर बनानी है तो आप जानते होंगे 40 मिलीमीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट की परत है, 100 वर्ग मीटर की सतह पर विचार करने पर 100 ही पे करना उचित होता है, ठीक है। सीमेंट कंक्रीट 1, 2, 4 का आयतन कितना होगा, आयतन आप जानते हैं कि एरिया यदि 100 है तो एरिया इंटू मोटाई क्या होता है, आयतन, एरिया इंटू मोटाई आयतन हो जाएगा। एरिया है 100, जो ऊंचाई है वो 40 मिलीमीटर है, मीटर में चेंज करेंगे तो 100 स्क्वायर मीटर गुणा 0.04 मीटर, ये चेंज होगा तो 4 क्यूबिक मीटर आपका क्या आ जाएगा, 4 क्यूबिक मीटर कंक्रीटिंग आपको करनी है। मतलब टोटल जो कंक्रीट बनेगा बिछने के लिए वो 4 क्यूबिक मीटर बनेगा। बात समझ में आ रही ना, यानी जो कंक्रीट बनेगा वो कितना बनेगा, 4 क्यूबिक मीटर बनेगा। मैं आपको एक चीज और बता दूं, यहाँ पे 4 क्यूबिक मीटर यदि कंक्रीट यहाँ पर बन रहा है
तो क्या हमें तो 4 क्यूबिक मीटर बिछा बिछाया चाहिए ना, सूखा कितना चाहिए? तो लगभग 1.52 गुना, 1.5 से 1.57 तक ले सकते हैं। मैं सूटेबल डेटा 1.52 को मानता हूं। तो हमें अगर 4 क्यूबिक मीटर तैयार कंक्रीट चाहिए, इसकी फ्री वीडियो, मटेरियल क्वालिटी कैलकुलेशन का फ्री वीडियो यूट्यूब पे पड़ा है। वैसे तो एप्लीकेशन पे पढ़ाया हूं, लेकिन यूट्यूब पे इसकी फ्री वीडियो पड़ी है मटेरियल क्वालिटी कैलकुलेशन की। एक ही वीडियो में जितना ये तरीका है ना, प्लास्टर है, कंक्रीट है, सबका एक ही वीडियो में निकालना सीखूंगा। मटेरियल क्वालिटी कैलकुलेशन बाय अश्विनी शर्मा, सर्च करिएगा आ जाएगा आपका, या फिर प्लेलिस्ट चेक कर लीजिएगा। तो एक चीज जान लीजिएगा कि जब डीपीसी को ऐसे 4 क्यूबिक मीटर पर फैलाएंगे, तो जैसे मान लीजिए मोटाई डीपीसी कहीं पर ऐसे फैला, तो फैलेगा तो इसकी मोटी लेयर फैलेगी, लेकिन जहां फैलाते हैं ना वहां पे कई बार गड्ढे वड्ढे रहते हैं। तो जब हम मोटी लेयर फैलाते हैं तो कुछ उन गड्ढों में भी भरता चला जाता है, तो 10% एक्स्ट्रा जो है उसमें मान लिया जाता है। तो जब 4 क्यूबिक मीटर है, 10% एक्स्ट्रा लेंगे तो ये 4.4 क्यूबिक मीटर हो जाएगा, 4.4 क्यूबिक मीटर हो जाएगा। अब 4.4 क्यूबिक मीटर हमें कंक्रीट तैयार चाहिए, क्योंकि कुछ गड्ढों में भरेगी, कुछ 4 क्यूबिक मीटर का लेयर लग जाएगा। तो हमें 4.4 क्यूबिक मीटर तैयार कंक्रीट चाहिए यहाँ पे। और तैयार कंक्रीट 4.4 क्यूबिक मीटर यदि चाहिए, तो एक चीज जान लीजिए, 1 क्यूबिक मीटर सूखा कंक्रीट, सॉरी 1 क्यूबिक मीटर गीला कंक्रीट के लिए, गीला कंक्रीट यदि 1 क्यूबिक मीटर तैयार चाहिए, तो आपको मसाला सूखा सूखा 1.52 क्यूबिक मीटर लेना पड़ेगा। जैसे आटा लेके गूंथते हैं ना, गूंथते हैं तो कम हो जाता है सिकुड़ के, उसी तरह कंक्रीट ज्यादा लेते हैं, गूंथने पर कम हो जाती है। तो मसाला कितना चाहिए? 1.52 क्यूबिक मीटर। तो इसी तरह 4.4 के लिए, अगर 1 क्यूबिक में लिए 1 क्यूबिक के लिए इतना लेना है, तो 4.4 के लिए कितना लेना पड़ेगा? 4.4 गुणा 1.52, यही तो लेना पड़ेगा। यानी सूखा मटेरियल आपको कितना लेना पड़ेगा? तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लगभग 6.69 आ रहा है, ये हिसाब बन रहा है 6.69 का। जो भी आ रहा हो आप कैलकुलेट खुद करिएगा। तो इतना आ रहा है सूखा मसाला। अब सूखे मसाले में रेशियो क्या है? तो ऊपर रेशियो दिया हुआ था 1:2:4 का, 1:2:4 का। तो आप देखिए अब कितना निकाल लेंगे, तो लिखेंगे सीमेंट, सीमेंट तो भैया पूरे को यानी 6.69 को 7 भागों में बांट लो, क्योंकि 1:2:4 के रेशियो में चाहिए, तो 4×2=6 7 भागों में बांटो। तो एक भाग आ जाएगा सीमेंट का, इसको जो निकालोगे तो एक भाग आ जाएगा सीमेंट का, यानी 6.69 बटा 1 + 2 + 4 गुणा 1 करेंगे तो आएगा 0.95 क्यूबिक मीटर सीमेंट, यानी इतना क्यूबिक मीटर सीमेंट। अब 1 क्यूबिक मीटर में 30 बोरी होता है, तो 30 से गुणा कर दीजिएगा, तो 9.95 में 28.5 बोरी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह सैंड, बालू, वो कितना आ जाएगा? तो वो 6.69 बटा 7। अब बालू कितना है? 2 भाग, तो इसी का लगभग 0.95 का 2 गुना, यानी 1.90 क्यूबिक मीटर आ जाएगी बालू। सीमेंट को निकालिएगा बैग में, जितना आएगा ना, जैसे सीमेंट का आया 0.95 क्यूबिक मीटर, तो 1 क्यूबिक मीटर में 30 बोरी सीमेंट होता है, तो इतने क्यूबिक मीटर में लगभग 28.5 बोरी आया। लेकिन बालू वगैरह को क्यूबिक मीटर में ही रहने दीजिएगा। देख लीजिए यहाँ पे आप बालू वगैरह को, तो यहाँ पर देख लीजिएगा ध्यान से, बालू वगैरह किस में निकाला गया। तो आप देख लीजिए यहाँ पे बालू निकाला गया तो 2 से गुणा किया गया है, 1.9 आया यहाँ पे। तो यहाँ पर यह समझ में आया कि 1.9 क्यूबिक मीटर तो बालू लिया गया, लेकिन 0.2 क्यूबिक मीटर जो लिया गया है वो गर्म बिटुमिन पर जब छिड़का जाता है ना, तो खैर हमें सामग्री की गणना बोला है, तो ये सामग्री की गणना में हमको ये नहीं बोला गया कि डीपीसी का ही करिए। कहीं ऐसा लिखा है क्या कि डीपीसी का करिए? यहाँ पर बोला हमसे क्वेश्चन में क्या बोला है? बोला है सामग्री की गणना कीजिए, तो बोला है 40 मिलीमीटर मोटी सीमेंट कंक्रीट परत के लिए। क्या ये बोला है कि डैम प्रूफ कोर्स का परत है? जब नहीं बोला है तो हम यहाँ पर ये बालू क्यों जोड़े? 0.2 क्यूबिक मीटर बोले हैं गर्म बिटुमिन के प्रलेपन पर। मैंने बोला ना कि इसका कोई जरूरत नहीं है, जब तक ये ना बोले कि डीपीसी होगा, तो फिर एक तो बालू कंक्रीट में लगेगी, दूसरा बालू उस पर छिड़कने के लिए लिया गया है। ठीक है, बजरी यानी गिट्टी कितनी लगेगी? तो वो 4 गुना लगेगी, तो आपका 3.8 क्यूबिक मीटर आ गया। उसके अलावा फिर ये जलसा, ये सब मत करिएगा, हमें कहा बोला है? देखिए जल सहयौगिक इम्पार्मो 1 kg, तो भैया हमें डीपीसी तुम बोले होते सील रोक रद्दा, तब ये करना पड़ता। तब क्या करना पड़ता? डीपीसी में हम लोग वाटर प्रूफिंग यानी वाटर रिपेलिंग एजेंट्स भी मिलाते हैं,
जो 1 kg प्रति बोरा सीमेंट में मिलाते हैं, यानी 28.5 kg वो भी लगेगा। बिटुमिन 80-100 की 1.7 प्रति वर्ग मीटर की दर से लगाई जाएगी, यानी 170 kg क्या लगेगी, बिटुमिन भी लगेगी। कहने का सिंपल बात है कि जितना पूछा जाए उतना बताइए, अपने समझ के नहीं, लेकिन अगर डीपीसी आ गया तो ये पूरा बताइएगा, ठीक है। तो ये भैया हो गया इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, देखिए जिनको ये लग रहा है कि सर ये तो रैंडम आप करा रहे हैं, चिंता मत करो, तुम 2-3 पेपर करो, उसके बाद जाके देखना तुम्हारा एग्जाम कैसा जाता है। 2-3 पेपर बस देखो, आप यहाँ समझते भी जाओ और करते भी जाओ, देखो क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मूल्यांकन क्या है और इसके सिद्धांत बताइए। मूल्यांकन यानी वैल्यूएशन क्या है और इसके सिद्धांत। देखिए एस्टिमेट मतलब होता है कोई बिल्डिंग बनानी है तो यार अनुमान लगाओ कितना पैसा लगेगा इसमें, दैट इज कॉल्ड एस्टिमेशन। एक बिल्डिंग बनी बनाई है यार, कितने में इसको खरीदा जाए, कितने लायक है ये हुआ मूल्यांकन। वैल्यूएशन इज द अमाउंट विच इज पेड टू द ऑनर ऑफ अ प्रॉपर्टी, मतलब वैल्यूएशन एक तरह का राशि है जो मालिक है उसको दिया जाता है उसके सामान के बदले में, उसकी वैल्यू निर्धारित करना इज कॉल्ड वैल्यूएशन। यानी किसी चीज की डिटर्मिनेशन द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, एक्चुअली डिटर्मिनेशन द वैल्यू ऑफ द प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वैल्यूएशन। यानी किसी संपत्ति यानी मकान, दुकान, फैक्ट्री आदि अथवा वस्तु का सांख्यिकी अथवा अनुभव के आधार पर, सांख्यिकी के मतलब स्टैटिस्टिक्स और एक्सपीरियंस के आधार पर किसी समय में उचित मूल्य निर्धारित करना मूल्यांकन कहलाता है। यानी वैल्यूएशन इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी, डिटरमाइनिंग वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी इज कॉल्ड वैल्यूएशन, ठीक है। मूल्यांकन सदा धन राशि में व्यक्त किया जाता है और यह काल से जुड़ा होता है। मूल्यांकन धनराशि मतलब इतना रुपया देंगे, पैसे में व्यक्त किया जाता है, साथ साथ समय के साथ किसी चीज के मूल्य में अंतर आता रहता है, यानी इट इज टाइम डिपेंडेंट प्रॉपर्टी। तो किसी चीज का मूल्यांकन समय के साथ बदलता रहता है, ठीक है। कुछ समय बीतने पर संपत्ति के पूर्व घोषित मूल्य में भारी अंतर आ सकता है। समय बीतने पर मूल्य में अंतर क्या आता है, संपत्ति क्या आता है, जबकि समय बीतने पर उसकी कॉस्टिंग में कोई अंतर नहीं आता, एस्टिमेट उसका वही रहेगा। मैं महंगाई भत्ते की बात इस समय नहीं कर रहा हूं, ठीक है। अब मूल्यांकन के सिद्धांत भी पूछा है। सिद्धांत वो होते हैं जिनका यूज करके ही किसी काम को करना होता है, यानी मूल्यांकन करने के लिए कुछ बातों का ध्यान रखना ही पड़ेगा। वो बातें क्या है, उन्हीं को कहते हैं मूल्यांकन का सिद्धांत। पहला चीज कि मूल्यांकन मांग आपूर्ति सिद्धांत पर काम करता है। मूल्यांकन मतलब किसी चीज की वैल्यू कितनी होगी, जैसे टमाटर की वैल्यू ज्यादा है क्योंकि मांग ज्यादा है और आपूर्ति कम हो रही है, सप्लाई एंड डिमांड। यानी आपूर्ति यानी सप्लाई कम है और डिमांड ज्यादा है इसलिए महंगा है। यानी मूल्यांकन यानी किसी टमाटर का जो मूल्य है ना वो निर्भर करता है कि उसका डिमांड कितना और सप्लाई कितनी है। एक व्यक्ति अपनी संपत्ति विक्रय करना चाहता है, दूसरा इसे क्रय करना चाहता है, दोनों पक्षों में कहीं जोर जबरदस्ती नहीं है, यह मूल्यांकन का सिद्धांत है। मूल्यांकन संपत्ति की वर्तमान दशा है, मतलब एक्चुअल कंडीशन, संरचनात्मक सामग्री तथा स्थिर विशेष पर निर्भर करती है, मतलब इन चीजों पर निर्भरता है मूल्यांकन। संपत्ति सभी बंधनों व झगड़ों से पाक साफ है, मतलब देयर इज नो डिस्प्यूट ऑफ बिल्डिंग। कोई बिल्डिंग पर जब डिस्प्यूट हो जाता है तो बिल्डिंग का कोई वैल्यू नहीं रह जाता है, वो बिल्डिंग नहीं फिर किसी काम की नहीं होती, उसका रजिस्ट्री नहीं हो पाता। तो झगड़ों से पाक साफ है, झगड़े वाली अथवा बंधनों से घिरी संपत्ति का सही मूल्यांकन नहीं होता है, मतलब झगड़ा हो या विवादित हो तो मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा। मूल्यांकन के सिद्धांत में इसको भी शामिल करें। उद्देश्य जिसके लिए मूल्यांकन किया जा रहा है विशेष महत्व रखता है। संपत्ति का वर्तमान तथा भविष्य में उपयोग मूल्यांकन को प्रभावित करता है। मूल्य सांख्यिकी आंकड़ों पर आधारित होना चाहिए क्योंकि कई बार इसे न्यायालय में प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करना पड़ता है। ये हुआ आपका मूल्यांकन और उसके सिद्धांत, ठीक है। आगे बात करते हैं हम लोग किसकी, पूर्ण मालिकाना संपत्ति व पट्टे वाली संपत्ति समझाइए। पूर्ण मालिकाना संपत्ति और पट्टे वाली, फ्री होल्ड प्रॉपर्टी और लीज होल्ड प्रॉपर्टी। एक शॉर्ट में मैं आपको बता दूं फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कौन सी प्रॉपर्टी होती है। फ्री होल्ड में जिसका मेरा घर है, मेरा जमीन है, मेरे नाम पे है, मैं इसका मुक्त रूप से मालिक हूं, मेरे ऊपर किसी का दबाव नहीं है, यानी मेरी ये प्रॉपर्टी फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कही जाएगी। यदि मैं किसी चीज को रेंट पर लिया हुआ हूं तो काम तो मैं उस पर भी सारा करूंगा, रहूंगा, उस पर बिजनेस करूंगा, सब कुछ करूंगा, बट मैंने उसको लीज पे रखा है। रेंट और लीज में थोड़ा अंतर होता है। रेंट जो होता है मंथली कैलकुलेट होता है, लीज जो होती है उसको एक समय काल के लिए फिक्स कर दिया जाता है।
लीज जो होती है उसको एक समय काल के लिए उस आदमी को मालिक बना दिया जाता है। तो लीज थोड़ी बड़ी बात हो गई और रेंट जो हुआ छोटा बात हुआ, बस इतना ही अंतर है लीज में। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, माने स्वयं मालिक हो, और लीज होल्ड प्रॉपर्टी क्या है, जिसमें मालिकाना हक दूसरे का हो, लेकिन हम लोग कुछ समय के लिए जब तक उसको लिए हुए हैं तब तक के लिए उसके क्या है, मालिक है। बात समझ आ रही है ना, क्लियर है पूरी बात यहाँ पे। अब देखिएगा यहाँ पे ध्यान से कि लीज होल्ड और फ्री होल्ड दोनों को मैंने बता दिया यहाँ पे क्लियर कट। अब हम लोग बात करेंगे, आपका अगला क्वेश्चन जो पूछा है, पट्टे वाली संपत्ति भी समझाया है, आगे यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा हुआ है, जरा ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। चित्र में एक कक्ष का साइड 5x4 तथा एक दीवार का अनुप्रस्थ खंड भी दर्शाया गया। तो निम्न मदों की गणना करिए। क्या है, न्यू में मिट्टी का कार्य कितना हुआ है, न्यू में कंक्रीट का कार्य, प्रथम श्रेणी की ईंट का कार्य। देखिए एग्जाम में सारा कुछ नहीं पूछा जाएगा, 2-3 चीजें पूछी जाती है। हम लोग जितना टिपिकल भारी भारी किए थे न्यूमेरिकल, वो सब एग्जाम में नहीं आए, सिंपल न्यूमेरिकल आएंगे जो आप लगा सकते हैं। तो आप बताइए कितने लोग आप में से हैं जो इसमें भरी जाने वाली मिट्टी का काम नहीं कर पाएंगे, इसमें कितना फाउंडेशन में पीसीसी भरेगा वो नहीं निकाल पाएंगे, या इसमें प्रथम श्रेणी की ईंट का कार्य नहीं निकाल पाएंगे। देखिए निकाल के मैं आपको बता दूं झटके से इसको, तो अगर इसका फाउंडेशन यहाँ पर दिया गया है, ठीक है, अगर मैं इसके फाउंडेशन पर ध्यान दूं तो एक सिंपल सी बात बताऊंगा, इसको सेंटर लाइन लगाना ज्यादा उचित है, क्योंकि 5x4 का है और दीवार की मोटाई जो दिया हुआ है 30 सेंटीमीटर है। तो जब 5 ऐसे है तो 15 सेंटीमीटर 15 सेंटीमीटर पे होगा, यानी 5.3 क्या होगा इसका, इधर से इधर से जो लाइन होगी वो 4.3 होगी, दोनों तरफ से 5.3 और 4.3, यानी कुल सेंटर लाइन इसकी जो चारों तरफ की हो जाएगी वो 2x5.3 प्लस 2x4.3 सबको निकाल लेंगे जोड़ करके। जो इसकी सेंटर लाइन निकल के आई है, आप कैलकुलेट करके देखिएगा यहाँ पे, वो आई है 19.2 क्यूबिक मीटर, ठीक है। तो 19.2 क्यूबिक मीटर है, तो अर्थ वर्क कितना हो जाएगा, तो या तो देखो टेबल बना के निकालो, जैसे मैं टेबल निकाला हूं, नहीं तो सिंपल हमें 3 आइटम पूछा है तो हम वो 3 आइटम को डायरेक्टली भी बता सकते हैं। तीनों आइटम क्या है, न्यू में मिट्टी कितनी लगेगी, न्यू में मिट्टी जानते हैं कितनी लगेगी, न्यू में मिट्टी कितनी लगेगी, सेंटर लाइन पूरा, न्यू की चौड़ाई और न्यू की गहराई गुणा कर देंगे आ जाएगा। तो न्यू की गहराई कितनी है, देख लो यहाँ पे 0.9 मीटर है न्यू की गहराई, तो यानी 0.9 इंटू ये गहराई होगी, चौड़ाई भी कितनी है 0.9। इसमें ग्राउंड लेवल स्पष्ट नहीं है, हो सकता है ग्राउंड लेवल थोड़ा ऊपर हो थोड़ा नीचे हो, मैं इसी को लेकर के मान के चल रहा हूँ कि ये ग्राउंड लेवल है इसका। तो ग्राउंड लेवल के नीचे ये पूरा गड्ढा खोदना पड़ेगा, ऐसे ऐसे तो तुम नहीं खोद सकते हो, तो ये पूरा ऐसे गड्ढा खोदना पड़ेगा, यानी 0.9 इंटू 0.9 इसका क्या हुआ, ये हुआ दोनों, और लंबाई इसकी कुल कितनी घूमी हुई है, तो घूमी है 19.2 जो कि सेंटर लाइन। इससे अर्थवर्क निकल जाएगा। पीसीसी निकालेंगे सीधे तो बस ये तो पूरा गड्ढा तो खोद ही गया पूरा इतना गहरा, लेकिन इसमें केवल 0.3 मीटर ही कंक्रीट भरी जाएगी नीचे, तो हो जाएगा 0.3 मोटाई, चौड़ाई हो गया 0.9 और इसका लंबाई तो 19.2 है, ठीक है। तो इससे निकल जाएगा आपका इसमें पीसीसी। अब ब्रिक वर्क में 2 खस के काम करेंगे, एक ये काम करेगा, तो नीचे वाला खस का यानी फर्स्ट ऑफसेट जो होगा उसकी चौड़ाई कम है, लंबाई तो वही सेंटर लाइन है, सेंटर लाइन 19.2 गुणा ये 0.6 हो गया इंटू मोटाई 0.2 निकल आ गया ये भी। नीचे वाला खसका और ऊपर वाला फर्स्ट ऑफसेट सेकंड ऑफसेट सब कुछ वही रहेगा, 19.2 गुणा 0.5 हो जाएगा इसकी चौड़ाई, गुणा 0.3 हो गया इसकी मोटाई। यहां से ब्रिक वर्क निकल जाएगा किसमें, फाउंडेशन में, और सुपर स्ट्रक्चर में जो ब्रिक वर्क होगा वो 3.5 मीटर ऊंचा है, यहाँ पे 3.5 मीटर ऊंचा है, तो 3.5 मीटर पूरा ले लेंगे, यानी घुमा हुआ है 19.2 गुणा, तो इसका मोटाई 3.5 सॉरी ऊंचाई और मोटाई है 0.3। तो सबका डेटा मैंने लिख दिया, सबको निकाल करके यहाँ पर बताया गया होगा, आपको मैं दिखा देता हूँ कैसे बताया गया है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे बताया गया, तो एक बार इसको देख लीजिएगा यहाँ पे ध्यान से। देखिए ये सब उसी तरह कर दिया है बिना कॉलम के, अर्थवर्क निकाल दिया पूरा, सेंटर फाउंडेशन निकाल दिया, और उसके बाद ब्रिक वर्क इन फाउंडेशन, फर्स्ट फुटिंग सेकंड फुटिंग और सुपर स्ट्रक्चर, तीनों चीजें हमने कैलकुलेशन में लिखी हैं, आप एक बार करेंगे सब निकल आएगा। अब बात करते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखिए वो
जब भी ये बिल्डिंग वाला क्वेश्चन आता है ना तो वो नेसेसरी आता है, कंपलसरी वाले में होता है, उसको करना ही करना है। ठीक है, अब बात करते हैं हम लोग निर्माण कार्य संबंधी स्वीकृतियों के बारे में। बताइए स्वीकृतियां क्या होती हैं? अप्रूवल्स, यानी किसी भी निर्माण काम को करने के लिए आपको कई लोगों से अलग अलग टाइप की इजाजत लेनी पड़ती है, उसको बोलते हैं उसके अप्रूवल यानी स्वीकृतियां। यानी यदि हम लोग बात करें कि निर्माण कार्य कोई शुरू करना है तो कितने तरह की स्वीकृतियां होती हैं, ये सारा आपको एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग में शायद ना मिले, तो आपको कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट एंड अकाउंट में मिलेगा, उसका ज्यादा हिस्सा है ये। अगर मिला तो किसी काम को कराने के लिए सबसे पहले एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल यानी प्रशासनिक स्वीकृति या अनुमोदन चाहिए आपको। कितने तरह की स्वीकृतियां होती हैं सब देखेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल होता है, एक्सपेंडिचर अप्रूवल होता है, टेक्निकल सैंक्शन होता है, फंड अलॉटमेंट होता है, उसके बाद रिवाइज्ड फंड अलॉटमेंट होता है। 4-5 तरह की अप्रूवल मिलेंगी तब कोई काम शुरू होता है सरकार में। ठीक है, तो पहली बात की एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूवल माने जो काम आप, जैसे कोई कैनाल या फिर कोई रोड बनानी है, तो रोड बनाने का जो काम है वो पीडब्ल्यूडी का है, लेकिन पीडब्ल्यूडी में एडमिनिस्ट्रेशन का जो अप्रूवल है वो जरूरी है। यानी वो विभाग चाहता है काम करना और सरकार से उसकी मंजूरी लेगा, ये काम होना चाहिए सरकार से। इंजीनियर वगैरह तो बाद में टेक्निकल सैंक्शन, सरकार से उसकी मंजूरी लेगा। यानी जिस विभाग के लिए उसके प्रस्ताव पर कोई निर्माण कार्य होना है, उस विभाग का प्रशासनिक अधिकारी यह स्वीकृति देता है। माने चीफ इंजीनियर ऑफ पीडब्ल्यूडी विल प्रोवाइड एज द परमिशन टू बिल्ड अ रोड और नॉट, जो भी कहना हो। यह स्वीकृति सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा प्रस्तावित कार्य के लिए बनाए गए प्रारंभिक, ये सब पढ़िएगा। स्वीकृति का मतलब एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे जो अप्रूवल। अब एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह क्या है, इस पर एक फ्री वीडियो मैंने बताई थी आपको कि इंजीनियर और उनके काम, जो जेई होते हैं, एई होते हैं, एक्सीएन होते हैं, जो आपके चीफ होते हैं, जो आपके सुपरिंटेंडिंग होते हैं, ये सारे इंजीनियर का काम और उनकी जो कौन क्या होता है, कौन से इंजीनियर कैसे होते हैं, इन पर एक वीडियो मैंने बना रखी है कि कौन से इंजीनियर का क्या काम होता है। इस पर एक छोटा सा ही वीडियो है और बड़ी सॉलिड जानकारी, पूरा सेक्टर समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल देने का काम किसका होता है? संबंधित एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर का। जबकि दूसरा एक्सपेंडिचर सैंक्शन है। एक्सपेंडिचर मतलब होता है खर्चा, खर्चा तो बजट से आएगा। यानी वित्तीय वर्ष के बजट में यदि किसी मूल कार्य के लिए राशि का आवंटन नहीं है तो उस पर कार्य करने के लिए सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होता है। सरकार हर साल हर डिपार्टमेंट को कुछ ना कुछ पैसा देती है कि लो भैया इससे काम करो, तो डिपार्टमेंट वो काम करता है। लेकिन कोई ऐसा जरूरी काम आ गया जो सरकार ने उसका बजट में का प्रावधान नहीं रखा है, तो फिर वो संस्था सरकार को उसके बारे में अवगत कराती है, उसके इंपॉर्टेंस को बताती है। ठीक है, इसे अनुमानित व्यय स्वीकृति व्यय कहते हैं। यदि सरकार को लगा कि वो काम जरूरी है तो वो बजट उसके लिए बढ़ाएगी या उसके लिए राशि देगी, उसको बोलते हैं हम लोग एक्सपेंडिचर सैंक्शन, यानी फिर खर्चे का क्या स्वीकृति। इसी तरीके से और भी स्वीकृतियां होती हैं, मतलब काम शुरू करने से पहले प्रशासनिक स्तर पे काम सही है कि नहीं, वो दूसरा वो आपका आपका प्रशासनिक स्तर पे, उसके साथ साथ खर्चा उसका कौन देगा उस स्तर पे सही है कि नहीं। साथ साथ अगर बात करें तो टेक्निकली मान लीजिए सब पैसा भी है, सब कुछ ठीक है, लेकिन जो आप बनाना चाह रहे हैं वो तकनीकी रूप से ठीक नहीं दिख रहा है, तकनीकली वो खराब है, हो सकता है गिर जाए ढह जाए, तो टेक्निकल इंजीनियर्स उसको पहले देखते हैं, आपके प्लान को समझते हैं। यदि वो उसको सैंक्शन करेंगे तभी वो स्ट्रक्चर खड़ा रहेगा, बनाया जाएगा, अदरवाइज नहीं बनाया जाएगा उसको। तो टेक्निकल सैंक्शन भी लेना पड़ता है, जो कि तकनीकी अधिकारी यानी अभियंता द्वारा प्रदान की जाती है। अगली चीज होती है अप्रूवल में विनियोजन, यानी इसको कहते हैं आपका एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड। एप्रोप्रिएशन ऑफ फंड का मतलब होता है विनियोजन, यानी इसको बोलते हैं अलॉटमेंट ऑफ फंड। किसी काम को करने के लिए जो पैसा आवंटित होता है उसको कहते हैं एक तरह से अलॉटमेंट ऑफ फंड। हालांकि ये किसी टाइप कोई स्वीकृति नहीं है, ये एक तरह की सुविधा है काम करने के लिए। ठीक है, और रीअप्रोप्रिएशन कब होता है? अप्रोप्रिएशन तो हो गया, रीअप्रोप्रिएशन मान लीजिए कोई काम कर रहे थे, ठीक है, और उस दौरान उसमें वो काम करते समय एक नया काम अचानक से जुड़ गया जिसमें खर्चा ज्यादा लगेगा और उसको करना जरूरी है, तो फिर उसके लिए हम लोग रीअप्रोप्रिएशन ऑफ फंड करते हैं, यानी फंड को रीअप्रोप्रिएट यानी फिर से आवंटित करते हैं। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन मुझे जहां तक लग रहा है ये पूछा गया है कि धरोहर राशि या बयाना राशि में और प्रतिभूति राशि या जमानती राशि में। प्रतिभूति जमानती राशि एक ही है और धरोहर राशि बयाना राशि एक ही है। इसको बोलते हैं अर्नेस्ट मनी या एडवांस मनी, अर्नेस्ट मनी, और इसको बोलते हैं सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी।
आपको इससे रीडिंग लगा के पूरा पढ़ना है कि दोनों में अंतर क्या होता है। मैं आपको हल्के हाथ यदि बता दूं तो अर्नेस्ट मनी क्या होता है, जैसे मुझे कोई काम करवाना है, मैं फॉर्म अप्लाई करवाऊंगा, भैया तुम करना चाहते हो तुम लोग, तो चलो सब लोग फॉर्म भरो, तो सब लोग फॉर्म बताओ, बताओ कि तुम कितने में करोगे, तुम कितने में, तुम कितने में, तुम कितने में, तो सब लोग कहेंगे यार हमको मिल जाता है, तो सब रेट कम कम रखेंगे। यानी सभी ठेकेदार कामों का रेट अलग अलग कम करके बताते हैं, लेकिन कम का मतलब कि हम इतने में कर पाएंगे, और जो सबसे बढ़िया काम कम पैसे में करेंगे हम उसी से करवाएंगे। तो ये हम जब इसको भेजें कि भैया हाँ तुम करोगे, तो उसी में से एक खोचड़ा था, सब लोग कह रहे हैं कि सर हम लोग 2000 में करेंगे, ये भी 2000 2000 2000 एक मिला कह रहा हम 500 में करेंगे। तो वो कहेगा तो फॉर्म से कहेगा, फॉर्म में अपना रेट भर के भेजेगा हमको, तो हम फॉर्म भरवाते समय ही उस आदमी से, मान लो 1 करोड़ का लगभग प्रोजेक्ट है, बाकी लोग कहे कि हम इतने इतने में, इतने में मेरा रेट ये, मेरा रेट ये, तो एक मिला जो उल्टा सीधा बात कर रहा है उनसी से नहीं बल्कि सबसे सबसे हम लोग फॉर्म भरवाते ही पूरे कॉस्ट का, यानी 1 करोड़ अगर कॉस्ट है बिल्डिंग का या किसी भी काम का, तो 2 लाख रुपए यानी नियरली 2% ऑफ द टोटल अमाउंट हम लोग अपने पास भिजवाते हैं। कहें भैया तुमको काम करना है, पहले फॉर्म भरते समय हमको लगभग 2% भेजो। यदि तुम सब लोग बोले 2-2 हजार, तुम आके बोल रहे हो 500, तो यदि बेटा मुकरे, हम सबको तो हटा देंगे, यदि तुम बीच में मुकर जाते ना हमसे नहीं करेंगे तो मजाक किए थे, तो फिर भैया तुम गए, तुम्हारा वो जो 2% 2 लाख आया वो यहीं रह जाएगा। यानी अर्नेस्ट मनी टेंडर फॉर्म के साथ दी जाती है, अर्नेस्ट मनी टेंडर फॉर्म अप्लाई करते समय दिया जाता है। आपने सबने क्या किया, 2-2 लाख रुपए लेके आए, भैया हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम ये काम करेंगे, हम देखेंगे कौन इसमें से सबसे सही काम करेगा, उसको बुलाएंगे, बाकी सबको क्या कर देंगे, वापस जाओ अपना पैसा लेके, तुमको हम नहीं दे रहे हैं क्योंकि तुम बड़ा महंगा बता रहे हो। और जो दिया है 2 लाख ना 2%, उससे बोलेंगे भैया आप तुम ही ये काम करोगे, लेकिन अब तुमको हम टेंडर देने जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट हमारे बीच में साइन होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा कि तुम पूरा काम करोगे, और काम के बीच में कोई गड़बड़ी किए, जैसे अभी छोड़ के भागते 2 लाख तुम्हारा ले लेते, काम में कोई गड़बड़ी करते, तो यदि बाद में भागे या कुछ गड़बड़ किए तो तुम पहले काम मिलने से पहले तुमने हमको 2% दिया, अब काम मिल गया उसको शुरू करने से पहले 10% तुम फिर से जमा करो, उसको कहते हैं सिक्योरिटी मनी। यानी सिक्योरिटी मनी हमेशा काम शुरू करने से पहले दिया जाता है, जबकि बयाना राशि उसके जो फॉर्म है टेंडर का उसके पहले दिया जाता है। बयाना राशि 2% तक ज्यादा से ज्यादा होती है, जबकि सिक्योरिटी मनी 10% तक ली जाती है। जब 10% सिक्योरिटी मनी ठेकेदार देता है ना, तो वो 2% भी उसका उसमें इंक्लूड रहता है, यानी 8% देता है और पहले का 2% तो लिया ही गया है। तो इसको कहते हैं हम लोग डिफरेंस बिटवीन अर्नेस्ट मनी एंड सिक्योरिटी मनी। बात समझ आ गई। तो ये एक पेपर हमने पूरी तरीके से आपका खत्म करवाया यहाँ पे, पूरा एक पेपर हमने आपको यहाँ पर खत्म करवाया पूरी तरीके से। आई होप आप लोगों को काफी मदद मिली होगी इस पेपर से। यदि मिली होगी तो फटाफट नीचे सब्जेक्ट का नाम डालिए कि सर कौन सा सब्जेक्ट का अब हम लोग चाहते हैं, तो जल्दी से इसको देखिए, नीचे सब्जेक्ट का नाम डालिए। इतने से पासिंग आपकी अच्छी खासी, इतने से काफी कॉन्फिडेंस आएगा, 1-2 पेपर देखेंगे एकदम सब क्लियर। तो चलिए फटाक से कमेंट करिए नीचे, जितना ज्यादा कमेंट आएगा तुरंत अगली वीडियो में हम लोग रिवीजन के साथ आ जाएंगे। और यकीन मानिए ये बेस्ट तरीका है रिवीजन का, इससे आप सब चीज की तरफ घूम जाएंगे। कुछ एक चीज पढ़े कुछ ना कुछ छूट गया, सब पर जंप करते जाएंगे। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज डिपेंड्स ऑन योर कमेंट। तो मिलते हैं, धन्यवाद।